लाइए टॉप कॉल्स का स्टिंग भाई, पैनल से भी जान लिया जाए उनकी वीकेंड की स्टडी हमें कहां ले जा रही है, कैसे होगी कमाई। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर हाँ जी। गाबा सर वीकेंड के बाद जब लौटते हैं तो स्टॉक बड़ा हरकत में रहता है इनका, क्या पढ़ के लाए हैं सर? गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये स्टॉक में अच्छा अपमूव है, पॉजिटिव पास स्ट्रक्चर है, करीब 4 हफ्ते से साइडवेज जोन से लोअर लेवल मिला और फिर एक बाउंस हुआ है। इसमें स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ। ट्रेड करा है 3102, स्टॉप लगाना चाहिए 3075, आसपास मिले तो ले लेना चाहिए। मुझे लगता है जा रहा है एक दो दिनों में 3200 तक, तो इस बाय एंड होल्ड स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये होगी गाबा सर की पिक। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। मेरी ट्रेड रहेगी एचडीएफसी एएमसी के फ्यूचर्स में, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। 5030 के आसपास हम बैठे हैं। हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे 4980 पे, और मोमेंटम और ट्रेंड जिस हिसाब से यहाँ पे बना हुआ है, मुझे ये लग रहा है कि अगर ये 4980 अगर होल्ड कर जाएगा तो यहाँ पे अपसाइड पे 5140 तक का अपस्विंग पॉसिबल है। ओके, एचडीएफसी एएमसी रडार पे। मानस गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल आपका। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर दो रीजंस हैं। पहला तो कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रीच हुए हैं। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, वीकली चार्ट पे 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनवर्स रेशियो पैटर्न की नेकलाइन क्रिएट कर रहा है, और अगर ये नेकलाइन ब्रेक होगी तो एक अच्छी खासी रैली आपको जेएसडब्ल्यू एनर्जी दिखा सकता है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में खरीदारी करेंगे। 515 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, और 540 540 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो 520 520 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 18-19 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसमें आप खरीदारी करिए। 14 रुपीज का आपको इस ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगा के चलना है, और 29 रुपीज के टारगेट सेट करना। ओके, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये हो गई मानस जी की पिक। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला, और हमें लगा जिस सबसे 20 डेमा 200 डेमा का एक जो कंजंक्शन था उसके ऊपर अब ये निकला है। यहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखने मिल सकता है, तो 603 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। 625 और 640 दो टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल सर। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है पॉलीकैब के चार्ट पे। फ्राइडे भी हमने इस पर डिस्कस किया था और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट कहते हैं इसे, तो एक रेंज ब्रेकआउट है। 6109 के आसपास क्लोज है, तो 6100 के ऊपर बाय रहेगा। स्टॉप लॉस इसका जो होगा वो रहेगा करीबन, आप कह सकते हैं कि 5970 का, और मुझे लगता है 6000 के ऊपर, सॉरी 6070 का स्टॉप लॉस होगा। 6100 के ऊपर बाय रखेंगे, और इसका जो स्विंग का टारगेट है वो है करीबन 6200 220 का। तो इट्स बाय इन पॉलीकैब। बाय इन पॉलीकैब। चलिए सचिन के पास चलते हैं। सचिन गुड मॉर्निंग, बताइए क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मेरी नज़र निफ्टी मेटल इंडेक्स पे है। मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट इसने एस्टैब्लिश किया था पिछले हफ्ते। 9300 एक काफ़ी हर्डल रहा था। वो एक सिग्निफिकेंट लेवल था जो इसने कॉन्फिडेंटली पार किया है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कोल इंडिया का जिस तरीके से डेटा है, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आया था पिछले हफ्ते में। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके डेली आरएसआई पे ऑलरेडी हो चुका है। 400 के आसपास के कॉल राइटर्स थोड़े से दबाव पे है, एंड फ्राइडे के सेशन में भी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशंस देखे गए थे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा थ्रस्ट जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ पर कोल इंडिया में खरीदारी करने की सलाह होगी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 396 के स्टॉप लॉस के साथ आपको लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 406 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 420 का। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। ठीक बात है, कोल इंडिया पसंद आ रहा है। आज के सारे ट्रेड्स हो गए रैप अप थोड़ी देर में। पहले चलें मयूरेश जोशी साहब के पास, एक पोजिशनल बढ़िया सा फंडामेंटली साउंड आइडिया लेने के लिए। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, क्या लेकर आए हैं भाई साहब? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक फोर्टिस हेल्थकेयर ये बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस लग रहा है हमें मार्केट्स में इंडिया में। दो तीन की रीजंस। एक, आई थिंक कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे सालों साल has improved by 12.5-13% और EBITDA मार्जिन्स भी 20.4% पे आई है कंसोल नंबर्स के ऊपर।
जहां तक कोर हॉस्पिटल बिजनेस का सवाल रहा है, यहाँ पे ग्रोथ 14.5-15% की रही है। एंड इनफैक्ट जो नए हॉस्पिटल जिन्होंने कमीशन किए थे पिछले कुछ तिमाहियों में, वहां पे जो ट्रैक्शन दिख रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी, बोथ इन टर्म्स ऑफ आरपॉप्स, जो ओवरऑल एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है 24 में 2.22 करोड़ थी पर एनम, ये 25 में 2.44 करोड़ पर एनम हुई है। एंड इनफैक्ट इन फ्यू हॉस्पिटल्स इट हैज ऑलरेडी एक्सीडेड 2.5 पे 2.6 करोड़ पर एनम। तो कहीं ना कहीं जो लेवरेज है, जैसे हॉस्पिटल मैच्योरिटी पे पहुंचेंगे, इसमें एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देखा जा सकता है। एट द सेम टाइम आई थिंक इनका जो डायग्नोस्टिक्स का बिजनेस कारोबार है, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट स्टेडी स्टेट ग्रोथ है। 19.8% के मार्जिन है, बट ये वन ऑफ इसलिए है क्योंकि इन्होंने एजिलिस का एक्विजिशन किया था, विच इज अ सक्सेसफुली रनिंग डायग्नोस्टिक कंपनी। और ये एक्विजिशन के वजह से नेट डेट टू एबिटा हैज प्रॉब्ली गॉन हायर, बट वो नॉर्मलाइज होना चाहिए अगले 4 या 8 तिमाहियों में, जैसे नए हॉस्पिटल्स और एग्जिस्टिंग डायग्नोस्टिक सेंटर्स की भी मैच्योरिटी आ जाती है। उनके 4,750 के आसपास ऑपरेशनल बेड्स हैं, 2,000 बेड्स ऐड करने की क्षमता रखते हैं अगले 3 या 4 वर्षों में, which is a significant addition जो operating leverage play out करेंगे। And at the same time, as I said, because of debt levels going down, जो operating leverage play out हो सकता है profitability पे, ये काफी significant हो सकता है। इसलिए जो रेटिंग, रैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होपिंग हम कैंसिल में देखते हैं, ये सारे आई थिंक पैरामीटर्स फुलफिल करता है। फोर्टिस हेल्थकेयर इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग इन मार्केट्स इन इंडिया। एक चीज अनुज को पूछना चाहता हूँ, क्या कल उन्होंने फ्रेंच ओपन फाइनल देखी? और मयूरेश, मैं वही बात बता रहा था आशीष को कि मैंने पहले 2 सेट देखे और उसके बाद फ्रैंकली बोलूं, क्योंकि मैं अल्कराज को सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, ये एक बहुत समय के बाद टेनिस में एक 2 इतने शानदार प्लेयर्स आए हैं जो वापस बिग 3 की याद दिलाते हैं। तो कल मैं 2 सेट देखे, उसके बाद देखिए मैं वैसे संडे था, मेरे लिए ऑलरेडी वे पास माय बेड टाइम था 2 सेट ख़त्म होने के बाद, और मुझे लगा कि अब मैं और नहीं देख सकता मैच, क्योंकि फिर मैं मंडे मॉर्निंग फ्रेश नहीं रहूँगा, तो इसके लिए मैं सो गया। एक तरह से मैं रिग्रेट करूँगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट एवर कम बैक आफ्टर ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो जो राफा का ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल कम बैक था, वो मेरे ख्याल से हमेशा नंबर 1 रहेगा। खैर, वो मेरा अपना पर्सनल व्यू भी है, लेकिन सेकंड ग्रेटेस्ट एवर कम बैक जो कल हुआ, और क्या अमेजिंग दोनों प्लेयर्स हैं, और टेनिस का फ्यूचर सिक्योर है। जो लोग सोच रहे थे कि बिग 3 के बाद क्या होगा, आई थिंक बहुत क्लियर है कि सिनर और अल्कराज, और काफ़ी एक ना टेनिस में राइवलरीज रही हैं। जैसे 80s में हम एडबर्ग और बेकर की राइवलरी थी, वो लगातार हर ग्रैंड स्लैम उसमें मिलते थे। 90s में सैम्प्रस और आगासी की, या फिर उसके बाद सैम्प्रस और जिम कुरियर की एक राइवलरी चलती थी, वो बार बार उस तरीके से होती थी। उसके बाद वो राइवलरी पहले फेडरर और नडाल के बीच में हुई, उसके बाद जब डोकोविच रियली केम इनटू हिज ओन, तब फेडरर, डोकोविच और नडाल के बीच में हुई, और उसके बाद जब फेडरर रिटायरमेंट के करीब थे तो डोकोविच और नडाल के बीच में। तो राइवलरीज बहुत शानदार रही थी, और डोकोविच अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं, ग्रेट था वो भी। लेकिन मुझे अब अगले 3 साल तक, अब देखिए आप ये विंबलडन की फ़ोटो लगा दी, वैसे कल फ्रेंच ओपन था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन होगा मेरे ख्याल से अगले कुछ सालों तक मयूरेश रहेगा यही, इन दोनों के बीच में मुकाबला रहेगा। वैसे आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, मैं तो सिनर को कर रहा था, क्योंकि आई थिंक शानदार खेले थे फाइनल। सिनर इज ऑल्सो ग्रेट प्लेयर। तो अब आप देखिए अब 6 पिछले ग्रैंड स्लैम अब इन दोनों के बीच में डिवाइड हुए हैं। पिछले साल के 4, 2 सिनर ने जीते, 2 अल्कराज ने जीते, और सेम पैटर्न पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन सिनर ने जीता था, फ्रेंच ओपन और विंबलडन अल्कराज ने जीता था। इस साल भी ऑस्ट्रेलियन ओपन सिनर ने जीता, फ्रेंच ओपन अल्कराज ने जीत लिया। 2 हफ्ते बाद विंबलडन शुरू होगा, फिर यही उम्मीद होगी कि ये दोनों जाएंगे, और फिर तो एक काफ़ी शानदार, बहुत समय बाद टेनिस में इस तरह की राइवलरी आई। लीजिए भाई, यतिन जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ, क्योंकि आशीष को ये कॉन्वर्सेशन समझ नहीं रहा था, वो नॉडीज दिए आ रहे थे, और आज सुबह हमारा भी ऐसी खतरनाक निकाला हुआ था, सीधा आशीष का मुझे मैसेज आया, मैंने बोला आशीष को आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, तो मुझे मारिया शेरापोवा करके उन्होंने लिखा है। तो ये इनको सीरीना विलियम्स, मारिया शेरापोवा और इनको सानिया मिर्जा, वो आप उनकी मैच के बारे में बताएंगे तो बाकी सब ठीक है। मुझसे मयूरेश ने क्यों नहीं पूछा कल रात में देखा कि नहीं देखा? हालांकि नहीं पूछा, अच्छा किया, क्योंकि मैं सनी देओल की जाट देख रहा था। अच्छा भाई, यतिन स्क्रीन पे दिख ही रहा है, तो अब अच्छा क्विकली रैप अप तो कर दूं। सॉरी, लाइए स्क्रीन पे फटाफट ट्रेडिंग बैट, फिर आगे बढ़ा जाए। गाबा सर कह रहे हैं मैंने इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आ रही है, 3075 के स्टॉप के साथ खरीदें और होल्ड करें, 3200 तक जा रहा है।
रचना जी कह रही है मोमेंटम और ट्रेंड एचडीएफसी एएमसी के फेवर में, तेजी करिए 4980 के स्टॉप के साथ। मानस जेएसडब्ल्यू एनर्जी एवरेजेस के ऊपर, इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर आया है, 515 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी करिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बढ़िया ब्रेकआउट प्रेजेंट कर रहा है, ऐसा बहेती साहब मानते हैं, खरीदना है। सतपुते साहब पॉलीकैप के साथ जा रहे हैं, फ्राइडे को भी शायद चर्चा करी थी, 6070 का स्टॉप लॉस है। सचिन कह रहे हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स दमखम दिखा रहा है, कोल इंडिया प्रेफर्ड पिक है, बढ़िया स्ट्रक्चर है, 396 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और फाइनली फोर्टिस हेल्थकेयर, मयूरेश और उनकी टीम को पोजिशनली ये हॉस्पिटल स्टॉक पसंद आ रहा है। यतिन